हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए, चैप्टर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल आपका टेस्ट हुआ था विद्यादेवी स्कूल वाले स्टूडेंट्स का, है ना। तो काफ़ी खुशी हुई, आपके सभी के जो आंसर थे वो अच्छे थे। बिल्कुल मैं आपसे प्रभावित हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। और कोई भी टेस्ट हो आप ना ईमानदारी से ही किया करो ना। चाहे आपका 1 नंबर आए तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मतलब ईमानदारी से नंबर आने चाहिए। यदि आप नकल करके भी ज़्यादा नंबर ले आए तो कोई फायदे वाली बात नहीं है ना। नहीं, आपने ईमानदारी से किए, आप ये मत समझो कि शर्म से बोल रहे ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, उनके लिए बता रहा हूँ मैं ना। चलिए भाई, तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा एग्जाम दिया। लेकिन अभी क्या है, 7-8 बच्चों ने दिया था कल टेस्ट, है ना। तो बच्चे तो और भी होंगे, है ना भाई। तो और भी दिया करें भाई, है ना, सारे बच्चे टेस्ट दिया करें, इससे अच्छा निखार ही आता है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा चैप्टर ये चल ही रहा था, और हम इस चैप्टर में कल जो मैंने आपको बताया था कि आज हम अपने यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिया है कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार यूरिन फॉर्मेशन होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो कल 3 पॉइंट हमने वहां लिख लिए थे। तो आज हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं, हेडिंग लगा लीजिए आप, परानिस्यंदन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हेडिंग लगा ली। तो इसमें लिखिए बौमन संपुट 1 सूक्ष्म छलनी की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, इसमें अविवाही धमनिका, जिसको अफरेंट आर्टीरियोल बोला जाता है, अविवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर लाती है तथा अपवाही धमनिका, जिसको इफिरेंट का इसे बाहर ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अविवाही धमनिका का व्यास अपवाही की तुलना में अधिक होता है, अतः जितना रक्त लाया जाता है
उतना रक्त बाहर नहीं ले जाया जाता, जिससे एक रुधिर दाब उत्पन्न होता है। यहां तक दिख रहा है आपको? हाँ, उत्पन्न होता है, जिसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दाब, शॉर्ट में इसको बोलते हैं GHP कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए। पहले इसकी थोड़ी बड़ी थ्योरी है, तो यहां तक आप नोट कीजिए। ठीक है, लिख लिया? चलिए, यहां तक लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, GHP का मान 70 mm of Hg होता है। इन पे आप अंडरलाइन में करना कई बार भूल जाता हूं ना, आप इस पे अंडरलाइन कर लिया करें ना। केशिका गुच्छ से कोलाइडी पदार्थ में हमारे आएंगी रक्त कणिका, प्रोटीन आदि, है ना, आदि नहीं छन पाते हैं। अतः ये GHP के विपरीत 30 mm of Hg का दाब उत्पन्न करते हैं, जिससे रक्त कोलाइड परासरण दाब, इसका मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, BCOP, है ना। देखो मैं आपको बता दूं कि जो परासरण दाब होता है ना, परासरण दाब, उसको इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। किसको? परासरण दाब को। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो, B का मतलब ब्लड, C का मतलब कोलॉइड, O का मतलब ऑस्मोटिक और P का मतलब प्रेशर। ठीक है, तो BCOP, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, BCOP कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संपुट में स्थित निस्यंद भी इसके विपरीत 20 mm of Hg का
दाब उत्पन्न करते हैं जिसे कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक दाब, जिसको आप बोलेंगे CHP कहते हैं। मतलब हिंदी नाम हो जाएगा संपुटीय द्रव स्थितिक दाब, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप केवल इसका इंग्लिश नाम कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या दाब लिख सकते हैं, जिसको शॉर्ट में CHP बोलेंगे आप, है ना। लिख लिया। अतः शुद्ध प्रभावी निस्यंद दाब 20 mm of Hg के कारण 70 - 30 + 20, सारी चीज समझा दूंगा मैं आपको के कारण उत्सर्जी पदार्थ केशिका गुच्छ से छनकर वोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। यहां तक आप लिख लीजिए। आ जाते हैं जो आपको नहीं दिख रहा है ना, वो आप लिख लेना ना, आ जाते हैं इतना करके ऐसे। अंडरलाइन कर लेना जहां आवश्यकता हो ना, ऐसे जैसे रक्त कोलाइड है BCU है ना, GH पे ना, ऐसे इतना 30 mm ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो आप, है ना भाई, समझ रहे हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलिए एक पॉइंट और यहां पे लिख लीजिए आप। इस प्रकार उत्सर्जी पदार्थों का केशिका गुच्छ से छनकर वोमन संपुट की गुहा में आना परानिस्यंदन कहलाता है। ये पॉइंट और आप लिख लीजिए, फिर एक डायग्राम बना के इस पूरे को समझते हैं, है ना, इस पूरी घटना को।
ठीक है, लिख लिया होगा आपने सभी ने, है ना। चलिए इसको मिटा देता हूँ ना। अब सुनिए भाई, हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि आखिर मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो हमने देखा कि जो मूत्र का निर्माण होता है कि ह्यूमन बॉडी में वो 3 स्टेप में होता है। उनमें सबसे पहला जो स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं परानिस्यंदन, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटे से थे तो हम हमेशा ये समझते थे कि वाटर से यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, कि जो हम पानी पीते हैं और वही हम बाहर निकालते हैं, ऐसा सोचते थे जब छोटे से थे ना। लेकिन अब हमें याद होना चाहिए, हालांकि आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो ब्लड से होता है ना। लेकिन एक बात जरूर है कि जब आप ज़्यादा मात्रा में दूध पीते हैं या पानी पीते हैं या लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना। क्यों होता है इसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम अपने इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि आखिर सबसे पहला स्टेप जो कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है। देखिए, तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है भाई, ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है, एक बॉमन संपुट है कि नहीं। अच्छा, दिख रहा है आपको बॉमन संपुट है ये, है ना। इस बॉमन संपुट में क्या होता है, इस प्रकार। ठीक है भाई, ये यहां पर क्या बन गया, एक ग्लोमेरुलस बन गया, है ना। आपको दिख रहा है, इसका जो नाम है वो क्या है, ये है अफरेंट आर्टीरियोल, जिसको अविवाही धमनिका बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एफिरेंट आर्टीरियोल, जिसको अपवाही धमनिका बोला जाता है। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, व्यास इसका ज़्यादा है और इसका व्यास कम है, अपवाही धमनिका का, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, कि निस्यंदन की घटना कैसे होती है। कि अविवाहित धमनिका का जो काम है वो ब्लड को लाने का होता है, मतलब बॉमेन संपुट में। ठीक है, तो इसका व्यास तो बहुत ज़्यादा है, एक चौड़ी नली है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये ज़्यादा ब्लड को नहीं लेके आएगी, क्या ज़्यादा रक्त लेके आएगी ना। और रक्त को बाहर ले जाने वाली जो नलिका है जिसको एफरेंट आर्टीरियोल कहा जाता है वो थोड़ी छोटी है, सूक्ष्म है, जिसका व्यास कम है। तो एक सिंपल सी बात आप मुझे बताओ, और एक फिर यहाँ पर एक गड्ढे जैसी संरचना हो रहा है, गड्ढे जैसी, तो जितना रुधिर इसके द्वारा लाया जाएगा क्या उतना रुधिर ये एफरेंट आर्टीरियोल बाहर ले जाएगी, क्या नहीं ले जा पाएगी ना। ठीक है, और नहीं ले जा पाएगी तो होगा क्या कि जो हमारा ब्लड है वो यहाँ पर एक प्रेशर उत्पन्न करेगा, एक दाब, है ना। जो हमारा ब्लड है ना वो इस दीवारों पर एक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर का नाम है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो टोटल मान लीजिए ये जो धमनिका है इसमें जो ब्लड के द्वारा जो दाब लग रहा है वो 70 mm ऑफ Hg का दाब है, जिसे हम क्या बोलते हैं, GHP। टोटल दाब किसका, ब्लड का। मैं यहां लिख देता हूं कुल दाब। क्लियर बात समझ में आ गई। ये दाब उत्पन्न कब हुआ,
जब यहां पर रुधिर ज्यादा जमा हो गया और उतना रुधिर इसके द्वारा नहीं ले जा पाया गया, तो उस समय जो हमारा ब्लड है इस धमनिका पर 70 mmHg का प्रेशर लगा रहा है, जिसका नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये तो टोटल प्रेशर है। अब इस दाब के विपरीत दो प्रेशर लगते हैं। पहला प्रेशर कौन सा, मैं आपको बता दूं कि इस ब्लड में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन के अणु हैं जो इनसे नहीं छन पाते हैं, आपको याद है ना, यहां पर ये निस्यंद परत है, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताई थी, ये पोडोसाइट और ये एंडोथीलियम रुधिर के इसका की, तो ये एक निस्यंद परत है। मैं यहाँ पे छल के इसके से बना भी दूं, ये मान लीजिए निस्यंद परत बन गई। तो इसमें से क्या है, जो बड़े अणु हैं वो तो नहीं छन पाते, छोटे अणु हैं वो छन पाते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े अणु हैं जिनको हम कॉलाइड पदार्थ बोलते हैं, ये कॉलाइड पदार्थ क्या करते हैं, ये 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाते हैं, जिसको BCOP कहते हैं। कितने का, 30 mm ऑफ Hg का। तो ये जो BCOP लग रहा है 30 mm ऑफ Hg का, ये किसके विपरीत है, 70 mm के विपरीत। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो निस्यंद पदार्थ हैं वो भी 20 mm ऑफ Hg का लगाते हैं, क्या, CHP। ठीक है, तो टोटल इस 70 mm ऑफ Hg प्रेशर के विपरीत कितना प्रेशर लग रहा है, 30 BCOP 20 CHP, तो 50 mm ऑफ Hg का प्रेशर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि दाब को मापने की यूनिट होती हैं, तो यदि हम रक्त दाब को मापेंगे ना, रक्त दाब को, तो रक्त दाब को हमेशा किससे मापा जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg मतलब मरकरी मतलब पारा, है ना, ये इसका पैमाना है ब्लड प्रेशर को चेक करने का। तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना, इसी से हमारी थ्योरी है कि 70 mm के विपरीत 50 mm का दाब लगता है, फिर भी 20 mm ऑफ Hg। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर कई प्रकार के वो आपको डेटा मिलेंगे, 70 की जगह पर 75 भी आपको मिलेगा, है ना। यदि 75 mm ऑफ Hg आप मान के चल रहे हैं तो शुद्ध दाब कितना बचेगा, 25 mm का, और यदि आप 70 मान के चलेंगे तो शुद्ध दाब बचेगा 20 mm का। समझ रहे हैं आप, ऑप्शन देख के इसका आंसर देखना। मान लीजिए ऑप्शन में 20 नहीं दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, तो 25 आपका राइट आंसर रहेगा। भाई 25 कैसे, इसको 75 मानो आप, तो अब 30 और 20 50 तो लग ही रहा है, ये तो फिक्स मान है, तो 25 mm ऑफ Hg तो शुद्ध दाब बचेगा, है ना। ये दोनों दाब इसके विपरीत लगाए जा रहे हैं। अब एक बात मुझे बताओ, क्या GHP का मान अभी भी 20 mm ऑफ Hg ज्यादा है कि नहीं है, ना ज्यादा। तो क्लियर बात ये हुई कि कितने भी इसके विपरीत दाब लगा लो, लेकिन इस रक्त का जो दाब है ना इन धमनिकाओं में, वो ज्यादा है ना भाई। और यदि यहां पे आप खुद सोचो, यदि यहां पर प्रेशर ज्यादा हुआ रक्त का, तो क्या होगा कि इसमें से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं छोटे छोटे, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, छोटे मोटे ग्लूकोज के, वो इस प्रेशर की वजह से छन कर कहां पर आ जाएंगे भाई, बौमेन संपुट की गुहा में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। और हमें यही पदार्थ तो चाहिए थे कि ब्लड में से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो किसी भी प्रकार छन कर यहां आने चाहिए बौमेन संपुट की गुहा में। तो इस प्रकार रुधिर छनता है, किससे, प्रेशर की वजह से, है ना। तो एक सिंपल सी बात है कि उत्सर्जी पदार्थों का केशिका गुच्छ से छनकर बौमेन संपुट की कैविटी या गुहा में आना क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है,
तो समझ में आई कि बात आपको नहीं आई कि किस प्रकार रुधिर क्षमता है। अब मैं इसकी थ्योरी पढ़ देता हूं और आप कर लेना, है ना। देखिए सबसे पहले कि बॉमेन संपुट एक सूक्ष्म छलनी की भांति कार्य कर रहा है। यहां पर इसमें क्या होता है, अविवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर ला रही है और ये उस रुधिर को बाहर ले जा रही है। क्लियर। इसका व्यास अधिक होता है और इसका व्यास कम होता है, तो अतः जितना रुधिर इसके द्वारा लाया जाएगा उतना रुधिर इसके द्वारा नहीं ले जा पाया जाएगा। क्लियर। जिससे इसमें 70 mm ऑफ Hg का GHP उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, इस GHP के विपरीत कोलाइड पदार्थ जो इससे नहीं छन पाते हैं वो 30 mm ऑफ Hg का BCOP उत्पन्न करते हैं और ऑलरेडी छने हुए पदार्थ जो बॉमेन संपुट की गुहा में होते हैं वो भी इसके अगेंस्ट इतने CHP उत्पन्न करते हैं। फिर भी 20 mm ऑफ Hg शुद्ध प्रभावी दाब के कारण, क्योंकि इसका दाब ज्यादा है, तो उत्सर्जी पदार्थ केशिका गुच्छ से छनकर बॉमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। इसी घटना को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, परानिस्यंदन बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे नीट एग्जाम में ये जो प्रेशर है वो पूछे जाते हैं और मैं आपको ना यहाँ पे दोनों ही मान लिखा देता हूँ, 70 और 75, और शुद्ध प्रभावी में आप कर लेना 20 या 25। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ये डायग्राम आप यहां पे बना लीजिए। ठीक है, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, ये आपके बहुत काम का डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हाँ, तो ये थी भाई पहली घटना जिसको हम क्या बोल के चल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि परानिस्यंदन। तो समझ में आ गई आपको बात कि आखिर ब्लड किस प्रकार छना, रक्त जो क्योंकि भाई उस रक्त में ही तो उत्सर्जी पदार्थ हैं भाई। हमारी बॉडी में जो यूरिया, यूरिक अम्ल, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं ना, वो रक्त में मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, उस रक्त में से उनको बाहर निकालना है। तो उस रक्त में से बाहर निकालने का जो कार्य होता है वो हमारी किडनियों का होता है, वृक्क का। अब वृक्क में भी स्पेशल किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है, समझ रहे? तो ये उत्सर्जी पदार्थ यहां से निकल गए, तो हमारा रक्त अब ये कैसा हो गया, थोड़ा सा शुद्ध हो गया। मतलब एक ब्लड शुद्ध होता है कहां पर, हमारे लंग्स में, और एक यहां पे शुद्ध का क्या मतलब है कि यहां से केवल उनमें से अपशिष्ट उत्पादों को निकाला जाता है बस। ठीक है। हाँ, तो इनके मान आप याद रखना, 3 प्रकार के प्रेशर आप यहां पे याद रखना कि कौन कितना प्रेशर उत्पन्न कर रहा है। तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम अगले स्टेप को देखेंगे जिसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी कि चयनात्मक पुनरावशोषण। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो आप मुझे बताना भाई, है ना। चित्र बना लीजिए इसका आराम से, अब टाइम है आपके पास, बना लो। चित्र बना लीजिए इसका आराम से, अब टाइम है आपके पास, बना लो। के पास बना लो।